घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे लोकतंत्र की, जमहूरियत की, प्रजातंत्र की, डेमोक्रेसी की। हम ये ताल ठोकते हैं बड़े गर्व से, हम ये बात कहते हैं हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। और लोकतंत्र होता क्या है? व्हाट इज डेमोक्रेसी? इट इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। यानी कि हम अपनी सरकार चुनते हैं, वो हमारे लिए काम करती है, वो लोगों की सरकार होती है। यही लोकतंत्र का बड़ी सरल सीधी सादी भाषा में फलसफा है। और 70 साल से ऊपर हो गए हमें आजाद हुए, हम एक आजाद मुल्क के नागरिक होने पर गौरवान्वित महसूस करते रहे हैं। और यह आजादी हमें सरकारें नहीं देती। ये जो व्यवस्था है, हमारा संविधान हमें आजादी देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू प्रैक्टिस आवर ओन रिलीजन, हमारे मौलिक अधिकार हैं। और इसीलिए भारत को बहुतेरे ऐसे देशों से हम जुदा पाते हैं जहां पर तानाशाही, एक तंत्र, एक तरह की विचारधारा ही हावी होती है। पर आप कहेंगे मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? ये बात इसलिए क्योंकि एक एजेंसी है वीडेम, स्वीडन की है ये एजेंसी, और इन्होंने एक ताजा रिपोर्ट छापी है। और इस रिपोर्ट में भारत को इलेक्टोरल डेमोक्रेसी यानी कि चुनावी प्रजातंत्र से वो दर्जा कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, उससे हटाकर चुनावी एक तंत्र, इलेक्टेड ऑटोक्रेसी, बहुत से लोग तानाशाही शब्द भी इस्तेमाल कर रहे हैं जिन्होंने ये रिपोर्ट पढ़ी है, उसका हिंदी में तर्जुमा किया। दरअसल ऑटोक्रेसी का मतलब होता है एक तंत्र, तो तानाशाही शब्द का वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये बदलाव कब से आया है? वीडेम की माने तो 2014 से, जब से एनडीए की सरकार आई है, यह बदलाव आया है। और भारत अब 180 देशों में 97 नंबर पर आ गया है। पिछले साल हम टॉप 50 में सबसे नीचे थे, यानी कि 90 नंबर पर। टॉप 50 पहले 90 देश, फिर बॉटम 50। अब हम बॉटम 50 में आ गए हैं। हमारा स्थान लोकतंत्र के जो कायदे, जो तकाजा रखा है वीडेम ने, यह उनका अपना मानना है, उनकी अपनी सोच है, उनके अपने पैमाने हैं। लेकिन टॉप 50 से हटाकर हम 97 नंबर पर आ गए हैं। और इसमें खास बात क्या कही जा रही है कि देखिए, मीडिया पर अंकुश, जिसका मैं हिस्सा हूं, चौथा खंबा, मानहानि, राजद्रोह के जो कानून हैं, ये आम होते जा रहे हैं। और इसे नाम दिया है थर्ड वेव ऑफ ऑटोक्राइजेशन। एक तंत्र की ये तीसरी वेव है। और ये वेव कैसे परिभाषित की गई है कि सबसे पहले सरकारें मीडिया और सिविल सोसाइटी, जो ये एनजीओज होते हैं, उनको टारगेट बनाती हैं। उसके बाद ध्रुवीकरण होता है। जो आपके विपक्ष में लोग होते हैं, उनकी डिसरिस्पेक्ट, उनका अनादर करना, गलत जानकारी फैलाना, और उसके बाद आखिर में चुनावों को बेईमानी कर देना। तो इस लिहाज से वो ये कहते हैं कि हम अब उन 25 देशों में शुमार हो गए हैं। यह दुनिया की 1/3 जनसंख्या है, 260 करोड़ लोग इन देशों में रहते हैं, जिनमें ब्राजील, टर्की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि अमेरिका आसान भाषा में, उसमें हम भी आ गए हैं, जहां पर यह तीसरी वेव चल पड़ी है। 2014 में या 2010 की बात कर लेता हूं। 2010 में जो हमारा लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स था,
कि हम एक लिबरल सोसाइटी हैं, यहां पर एक प्रजातंत्र है। उस इंडेक्स में हमारा स्कोर 57 था, वो गिरकर अब 34 आ गया है 2020 में। 23 परसेंटेज पॉइंट्स का ड्रॉप है, सबसे ज्यादा हमारे यहां हुआ है। और धार्मिक जो आजादी है उस पर भी अंकुश लगा है। सेंसरशिप हावी हो रही है। पहले 4 में से 3.5 नंबर मिलते थे भारत को कि कोई सेंसरशिप नहीं, जो आप अपनी बात कहना चाहते हैं, जैसे कहना चाहते हैं, सरकार की आलोचना करना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं, तो वो आजादी, वो हक थे। ये वीडम का कहना है, मैं फिर से ये बात कह रहा हूं। आज की तारीख में ये स्कोर 1.5 पर आ गया है, 4 में से अब 1.5 नंबर, यानी कि सेंसरशिप के मामले में हमारा हाल पाकिस्तान जैसा हो गया है और हम बांग्लादेश और नेपाल से भी बुरे हो चुके हैं। और ये बात क्यों कही जा रही है कि सेडिशन, राजद्रोह, डेफेमेशन, अवमानना, काउंटर टेररिज्म, ये आरोप अब कुछ ज्यादा ही लगने लगे। जो सवाल पूछे उन पर ये आरोप जड़ दिए जाते हैं। आज की तारीख में 7,000 लोग इन कानूनों के तहत जेल में सीखचों के पीछे हैं 2014 से। लेकिन अब ये एक विदेशी एजेंसी है, इनके अपने एजेंडे होते हैं, इनकी अपनी विचारधारा है। अब ये कह रहे हैं कि नहीं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट लगा दी गई है भारत में। एनजीओज के पास बाहर से जो पैसा आता था उस पर रोक लगाई है। देखिए, भारत बहुत संकीर्ण होता जा रहा है, एक तंत्र होता जा रहा है। तो क्या विदेश में बैठे हुए लोग देश में हिंसा भड़काने, विद्रोह की आवाज को और बुलंद करने के लिए, उसे सुलगाने के लिए पैसा भेजते रहें और वो ऐसे तत्वों से जुड़े हों जो देश का विभाजन करना चाहते हो, तो क्या उन पर रोक नहीं लगाएगी? कोई भी देश क्या रोक नहीं लगाएगा? यह भी अपने आप में सवाल है। लेकिन यह सिर्फ वीडम की बात नहीं है। अमेरिकी सरकार फंड करती है एक एनजीओ को वहां पर, जिसका नाम है फ्रीडम हाउस। सरकार पैसे देती है, कहीं और से पैसे नहीं आ रहे। और उन्होंने कहा है कि भारत एक आजाद मुल्क की जगह अब आंशिक रूप से आजाद देश बन गया है। ये कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई थी। और भारत एनुअल फ्रीडम इन द वर्ल्ड जो सूची है उसमें 71 से गिरकर 67 पर आ गया है। यह फ्रीडम हाउस का कहना है। अब फ्रीडम हाउस ने जब यह रिपोर्ट छापी थी, वीडम पर अभी कोई खास प्रतिक्रिया नहीं आई है, तब सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि फ्रीडम हाउस की डेमोक्रेसी अंडर सीज, यानी कि प्रजातंत्र पर पहरा हो गया है, उस पर कब्जा हो गया है। यह शीर्षक वाली रिपोर्ट जिसमें दावा किया गया है कि एक स्वतंत्र देश के रूप में भारत का दर्जा घटकर आंशिक रूप से स्वतंत्र रह गया है, पूरी तरह से भ्रामक, गलत और अनुचित है। और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा था, फ्रीडम हाउस के राजनीतिक फैसले उतने ही गलत और विकृत हैं जितने उनके नक्शे। लेकिन विपक्ष हमलावर हो गया है। कुछ और रिपोर्ट्स हैं, उनके बारे में मैं चर्चा करूंगा। क्या हम सही मायने में लोकतंत्र हैं, या हमारी आजादी पर पहरा कब्जा भी आ गया है? सवाल पूछने पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है? देशद्रोह जैसे मुकदमे दर्ज होने लगे हैं क्या? इसी को अब राजनीतिक शक्ल दे दी है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, अध्यक्ष रह चुके हैं राहुल गांधी। उन्होंने ट्वीट किया है, राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि इंडिया इज नो लॉन्गर अ डेमोक्रेटिक कंट्री। भारत अब लोकतांत्रिक देश नहीं रहा। और उसी में वीडम की यह रिपोर्ट उन्होंने चिपका दी है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, राहुल गांधी ने क्यों कहा भारत में लोकतंत्र नहीं है, और विदेशी एजेंसी की रिपोर्ट को इतनी अहमियत क्यों? विदेशी एजेंसी तय करेंगे कि हम कितने आजाद हैं या कितने पहरे में आ गए हैं। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा,
आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के देश रत्न निगम जाने माने वकील भी हैं, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता घनश्याम तिवारी, इनको मैं जीएसटी कहता हूं प्यार से, और वरिष्ठ पत्रकार सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं आशुतोष मेरे साथ हैं। तो देश रत्न निगम, यहां पर अब यह कहा जा रहा है कि भारत इलेक्टेड डेमोक्रेसी एक चुने हुए लोकतंत्र के बजाय एक चुना हुआ एक तंत्र बनता जा रहा है। इसको फेंक दिया जाए कूड़े के कचरे में, या कुछ गंभीर सवाल उठते हैं इस रिपोर्ट से? देखिए, मैं तो कचरे वाला भाषा इस्तेमाल नहीं करता हूं, वैसे लायक वो इसी के लिए है। वीडम पता नहीं कौन सा इंस्टीट्यूट है, कहां से आ जाते हैं और अपनी तरफ से खबरें इस तरह की छाप देते हैं, कोई रिसर्च छाप देता है। देखिए, लोकतंत्र में या प्रजातंत्र में हम बैठ के इसको हम चर्चा कर रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और राहुल तो मैं थोड़ा सा क्या बोलूं, परेशान हूं या सोच में पड़ गया हूं। इस तरह की बातें मेरे ख्याल से उनकी सीरियसली नहीं लेनी चाहिए, किसी भी इंस्टीट्यूट को कोट कर देना या कर देना। और अगर देखिए, प्रजातंत्र में कानून की व्यवस्था होती है और रूल ऑफ लॉ जिसको कहते हैं। रूल ऑफ लॉ का मतलब आपका हर बिहेवियर लॉ के तहत गवर्न होता है, चाहे आपके एनजीओ के ऊपर रूल्स हो जो कि कन्वर्जन कर रहे थे, या वो उदाहरण मैं देना चाहूंगा जो कि स्टरलाइट का कॉपर प्लांट था तमिलनाडु में, जो कि एनजीओ ने मिलकर बंद करवा दिया। इंडिया एक्सपोर्टर से इंपोर्टर हो गया कॉपर का। तो ये जो चीजें हैं, अगर कानून नहीं रहेगा और कानून का राज्य नहीं चलेगा तो लोकतंत्र नहीं बनेगा और लोकतंत्र सर्वाइव भी नहीं करेगा। तो लोकतंत्र को चलाने के लिए कानून चाहिए। और कोई अगर अपराध करता है, देखिए सवाल पूछने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ लोग जो विरोध करते हैं और सवाल करते हैं, उनका कहना यह है कि हमको कोई अपराध अगर हम करें तो हम उसके पीछे छिप जाएं कि हम इस रिपोर्ट में यह कहा जा रहा है देश रत्न निगम कि देखिए सरकार इस्तेमाल किस चीज का कर रही है, सेडिशन, देशद्रोह, डेफेमेशन, अवमानना, काउंटर टेररिज्म लॉज, ये यूएपीए वगैरह, और 7,000 ऐसे लोगों को जेल में डाल दिया गया है जो सरकार की आलोचना कर रहे थे। तो सरकार की आलोचना तो लोकतंत्र को और मजबूत करता है, लोकतंत्र को कमजोर करता है क्या? आपको वही, आपने मेरी जो लास्ट 2 पंक्तियां हैं उनको ठीक से शायद सुना। मैं यही कह रहा था, कुछ लोग समझते हैं कि सरकार का विरोध करके अपराध करें और उस विरोध के पीछे छिप जाए। ऐसा किसी भी लोकतंत्र में नहीं होता। ये सारे अपराध कर रहे थे, ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा, हम और आप नहीं कह सकते। आप यहाँ बैठ के जज नहीं बन सकते। नहीं, जैसे दिशा रवि को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जेल में भी डाला जाता है, पहले पुलिस रिमांड, फिर जुडिशियल कस्टडी, फिर कोर्ट छोड़ देता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं है, किसने कहा कोर्ट ने छोड़ दिया? हाँ, जब जमानत दी क्या क्या कहा? अरे आप तो वकील हैं। वही मैं समझा रहा हूँ आपको, वकील के नाते। अब आप सुनिए, तो ध्यान से सुनिए, बेल में कुछ भी कोई भी जज कह दे, उसका ट्रायल या फाइनल फैसले पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसका कोई मतलब नहीं है। वो जज ने गलत लिखा है बेल के वक्त, जिन चीजों का ध्यान रखा जाता है सिर्फ वही होता है। आपका फाइनल जो वर्डिक्ट आएगा वो ट्रायल के बाद आएगा, सबूतों के और एविडेंस के आधार पर आएगा। जो कुछ भी बेल में बोला गया उसका कोई भी मतलब नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का कानून है, तो उसको ये मत लीजिए कि उन्होंने उसको छोड़ दिया है, उनको सिर्फ जमानत दी है और कुछ नहीं कहा है। नहीं, मैं इसीलिए यही बात को थोड़ा आगे बढ़ा हूं। अगर छात्र कोई प्रदर्शन करते हैं तो वो टुकड़े टुकड़े गैंग हो जाता है। अभी तक पूरी मुकम्मल जांच नहीं हो पाई। उसी जेएनयू में बाद में एबीवीपी हुड़दंगी करती है, दंगाई करती है, और वहां पर नाम लिए जाते हैं, उनसे पूरी जांच नहीं की जाती। अगर नौकरी पेशा लोग कुछ प्रदर्शन करते हैं तो वो नक्सलवादी कह दिए जाते हैं। शाहीन बाग में बूढ़ी औरतें भी बैठती हैं तो पाकिस्तानी कहा जाता है। आज किसान अगर आंदोलन कर रहे हैं तो उन्हें माओवादी, नक्सलवादी, पाकिस्तानी, न जाने खालिस्तानी क्या क्या कहा जाता है। ये भी हो रहा है ना। देखिए, मैं आपको बड़ा साफ कर दूं, आपने बहुत ही स्वीपिंग स्टेटमेंट्स कर दिए। चाहे वो किसान का मूवमेंट हो, उसमें भी खालिस्तानी घुसे थे, ये भी आप जानते हैं। सिख फॉर जस्टिस, जिसके खिलाफ मैंने एक केस किया हाई कोर्ट में, आप उसके बारे में भी जानते हैं। पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के बारे में भी आप जानते हैं। और उस तरह का, जिस तरह की हिंसा हुई 26 तारीख को,
और टूल किट के जिस तरह के जो आपको उसमें नजर आता है, टूल किट में मैं आपको उदाहरण भी दे सकता हूँ उस टूल किट से। और एक तरफ हिंसा हुई है, एक तरफ टूल किट में कहीं हिंसा का जिक्र था? टूल किट में हिंसा का जिक्र था? आपको नहीं मालूम? मैंने पूरा पढ़ा है, मालूम है मुझे। आपको कैसे मालूम कि मुझे नहीं मालूम? मैंने पूरी टूल किट पढ़ी है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। हाँ, पूछिए। आप उसका जवाब, आपने मेरीना पेटिसन का टूल किट देखा है? अब आप देखिए, आप एकदम शिफ्टिंग ऑफ गोल पोस्ट करने लगते हैं। नहीं, मैं नहीं कर रहा हूं। मैं दिशा रवि के उस तथाकथित टूल किट में कहां हिंसा की बात थी? कहां हिंसा की बात थी? बताइए ना मुझे, मेरा ज्ञानवर्धन कीजिए। मैं आपका ज्ञानवर्धन करता हूं और ध्यान से सुनिए। आप मेरीना पेटिसन जो उन 67-68 लोगों की जूम मीटिंग में थी, उनका टूल किट देखिए। 3-4 उन्होंने बहुत खतरनाक बातें कही है। पिछले प्रोग्राम में आपने मुझसे पूछा था कि आप कहां से ये 3-4 बातें बोल रहे हैं, तब मैंने मेरीना पेटिसन का नाम नहीं लिया था, वो पुलिस के पास है। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको मैंने वो नाम नहीं दिया था। आप मेरीना पेटिसन का टूल किट देखिए, किस तरह से भड़काऊ और उत्तेजित वो कर रही है। कहती है कि नरसंहार कर रही है भारत सरकार। मतलब जज जमानत देते हुए कहते हैं टूल किट में हिंसा का कहीं भी जिक्र नहीं है, तो जज ने गलत फैसला दे दिया। अरे संज्ञान में चीजें लाए जाने के बावजूद जज ने कहा कि कहीं हिंसा का जिक्र ही नहीं है। देखिए संदीप जी, मैं आपको यही इसलिए बता रहा हूँ, कानून की जानकारी भी थोड़ी देना चाहूंगा आपके दर्शकों को। बिल्कुल दीजिए ना। उस वक्त आपका सबूत पूरा नहीं देखा जाता। उस वक्त फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है और इन्वेस्टिगेशन का स्टेज होता है। सारे सबूत जो कॉन्स्पिरेसी है, जो साजिश है, सारे सबूत के साथ चार्जशीट के वक्त आएंगे। चार्जशीट का इंतजार करिए आप लोग। अभी जो जज ने बोला है, मेरिट्स पे कुछ भी जज बोल दे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता फाइनल ट्रायल या फैसले के वक्त, वो सबूतों के आधार पे होगा। अभी सारे सबूत और चार्जशीट नहीं आए हैं, इसलिए हम उसको जज नहीं कर सकते। वो कोर्ट का काम है, कानून अपना काम कर रहा है। मैं समझ गया आपकी बात। सुप्रिया श्रीनेत, आपके बड़े नेता राहुल गांधी कहते हैं कि देयर इज नो डेमोक्रेसी इन द कंट्री। कानून अपना काम नहीं करेगा, कोई अपराध करेगा उसको सजा नहीं दी जाएगी क्या? ये देश रत्न निगम कह रहे हैं। मैं आरएसएस के प्रवक्ता की बातों को इसलिए थोड़ा नजरअंदाज करूंगी क्योंकि सशक्त महिलाओं से उन्हें थोड़ी दिक्कत रहती है। इस संघ को महिलाओं से, महिलाओं के सशक्तिकरण से दिक्कत रही है, तो इसमें कुछ नया नहीं है कि अगर वो दिशा रवि के जजमेंट के खिलाफ ही बोलने लगे। भाई जजमेंट में तो जस्टिस राणा ने लिखा है, बेल का बेसिस क्या था कि वायलेंस का कोई नामो निशान नहीं था टूल किट पर। भाई असल टूल किट तो ये होती है जो भाजपा चलवाती है, अलग अलग चैनल से, अलग अलग ट्विटर हैंडल से चलता है कि कैसे लोगों के खिलाफ दिक्कत हो रही है। एक ही भाषा सब लोग पश्चिम बंगाल में लिख देते हैं, ये टूल किट होती है। टूल किट की प्रशिक्षण जाके अमित शाह देते हैं। खैर वो सब छोड़ दीजिए। लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र होता है जहां पर ज्वलंत मुद्दों पर, जीते जागते मुद्दों पर हम निर्भीक होकर, निडर होकर बातचीत कर सकें। इस देश के किसान, इस देश की महिलाएं, इस देश के युवा, इस देश के बेरोजगार, इस देश के स्टूडेंट्स, इस देश के जितने भी लोग हैं, अगर वो एक्टिविस्ट, अगर वो सरकार से सवाल पूछते हैं तो देशद्रोही करार कर दिए जाते हैं। अगर आप सरकार का चरण वंदन करते हैं तो आप देशभक्त हैं। तो भाई ऐसे में देशभक्त होना बेटर है, स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं, स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रही है। इसका उदाहरण बताइए। विरोध और देश का विरोध एक चीज नहीं है। देश रत्न निगम कह रहे हैं, मैं ये सवाल उठा रहा हूं, ये अपने आप में एक परिचय है कि देश में लोकतंत्र जिंदा है। मैं बताती हूं स्वीपिंग स्टेटमेंट्स नहीं है ये। मैं आपको 4 एग्जांपल दे देती हूं। प्रशांत कनौजिया जी ने एक ट्वीट किया था, मैं उत्तर प्रदेश से हूं तो वहीं के एग्जांपल दे रही हूं। प्रशांत कनौजिया जी एक पत्रकार थे, उन्होंने ट्वीट किया, उनको सजा हो गई, वो जेल में पहुंचा दिए गए। पवन जायसवाल ने दिखाया मिर्जापुर में नमक रोटी खिलाया जा रहा है, जेल में पहुंचा के सेडिशन का चार्ज। सुप्रिया शर्मा ने दिखा दिया कि वाराणसी प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में मुसहर घास खाने को मजबूर है, सेडिशन का चार्ज। देवरिया में एक पत्रकार ने दिखा दिया छोटी सी बच्ची से पोछा लगवाया जा रहा है जिला अस्पताल में कोविड के दौरान जब उसकी मां एडमिट थी, सेडिशन का चार्ज। पीपी किट का स्कैम दिखाने के खिलाफ सेडिशन का चार्ज। तो ये लोकतंत्र कहीं जीवित है? इस बात की जवाब दे आरएसएस। और मैं एक चीज का उल्लेख करके अपनी बात खत्म करूंगी। अभी थोड़े दिनों पहले एक रिपोर्ट आई थी जो सरकार के 9 मंत्रियों ने मिलकर बनाई है। इसमें कुछ मीडिया के साथियों ने भी भाग लिया था और उसमें पूरी तरह से जिक्र किया
किया जा रहा है कि कैसे नैरेटिव कंट्रोल हो। और उसमें स्वपन दास गुप्ता जी जो भाजपा के एमपी है वो कहते हैं लेट्स गिव समथिंग लिटिल बिट एक्स्ट्रा टू जर्नलिस्ट इन कैलिब्रेटेड मैनर। अब वो लिटिल बिट एक्स्ट्रा क्या वही बता सकते हैं। 50 लोगों की इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग होगी। सूर्य प्रकाश जी जो प्रसार भारती के हेड है वो कहते हैं सरकार के पास इतनी ताकत है जिसको चाहे नियंत्रित कर ले। ये लोकतंत्र है, ये सरकार में बैठे हुए लोग हैं। और 1975 में देश में लोकतंत्र था। शामिल थे वो अपनी पोजीशन ये देश को नहीं कर लोकतंत्र की ये परिभाषा सिखाई किसने? सुप्रिया, क्या ये इस लोकतंत्र की परिभाषा देश को सिखाई किसने? 1975 में भी लोकतंत्र था ना। मैं क्या आप मुझे लगता है 1975 में एक गलती हुई थी और उसके लिए राहुल जी ने उसका उल्लेख किया है, कांग्रेस ने उस पर माफी मांगी है। हाँ, हमसे गलती हुई, लेकिन यह भी सच है कि इंदिरा जी ने गलती भांपते ही तुरंत चुनाव घोषित कर दिए थे। आज जो आपातकाल देश में लगा हुआ है, निर्वाचित सरकारों को गिरा देना, किसानों के खिलाफ एनआईए और 50 लाख के बॉन्ड इशू कर देना, स्टूडेंट्स और एक्टिविस्ट को जाकर जेल में डाल देना, गुप्त दान ले लेना और कानून को ऐसा बदल देना कि पता ही नहीं चले किसने पॉलिटिकल पार्टी को दान किया है, यह आपातकाल है वास्तव में, जिसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता है। कितने ही पत्रकारों की नौकरी चली गई है इस देश में क्योंकि वो खड़े होकर सवाल पूछते थे। आप खुद पत्रकार हैं, मैं पत्रकार रह चुकी हूं, आशुतोष इस पैनल पे पत्रकार हैं। बताए वो क्या आज पत्रकार निर्भीकता से इस देश में खड़े होकर अडिग होकर सवाल पूछ सकते हैं? अगर दिल पर हाथ रख के कोई कहेगा तो वो बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन घनश्याम तिवारी, एक सेकंड, घनश्याम तिवारी, ये देखिए हमें एजेंडा भी समझना होगा। मेरे साथ महेश वर्मा भी जुड़ रहे हैं। महेश वर्मा, आपके पास आ रहा हूं, आपका कनेक्शन ठीक कराता हूं। अब यहां पर ये जो संस्था है ये क्या लिखती है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, वीडीएम क्या लिख रही है, वाज अमेंडेड इन सितंबर 2020 कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में संशोधन किया गया सितंबर 2020 में, ताकि विदेशी कंट्रीब्यूशन ना आए एनजीओज की भारत के अंदर। अगर भारत विरोधी ताकतें यहां पर देश में पैसा भेजेंगी बाहर बैठे हुए, क्या उन पर रोक ना लगाई जाए? फिर ये आगे कहते हैं, while the BJP has been exhibiting illiberalism since 1999, की तानाशाही प्रवृत्ति बीजेपी दिखाती रही है 1999 से। तो मतलब वाजपेयी सरकार भी इलिबरल थी। ये अपना एजेंडा बता रहे हैं, इनकी बात को हम कितना अहमियत से लें, कितनी गंभीरता से लें? देखिए, इनकी बात को उतनी गंभीरता से लीजिए जितनी गंभीरता से दुनिया इनको देख रहा है। दुनिया इनको क्या देख रही है? दुनिया देख रही है कि इनका एक अपना संस्थागत ढांचा है जिसके आधार पर ये हर साल रिपोर्ट निकालते रहे हैं। इस देश में पहली बार एक परंपरा हुई, किसी ने कोटलर अवार्ड घोषित कर दिया तो प्रधानमंत्री महान है, सारी मीडिया कहने लगी प्रधानमंत्री महान है। हम तो शुरू से देख रहे हैं इसको कि किस तरीके से भारत के जीते जागते लोकतंत्र को भारतीय जनता पार्टी डरपोक तंत्र बनाना चाहती है। ये हम शुरू से देख रहे हैं। इस देश में पिछले 5 साल से हर शाम को हिंदू मुस्लिम की बहस क्यों कराई गई? किसने कराई? क्या सरकार का उसमें हाथ नहीं था? भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसने कोरोना वायरस को कम्युनलाइज किया, जो तबलीगी मरकज का हाल हुआ था। क्यों हुआ था? किसने कराया था? इकलौता देश है जहां के प्रधानमंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। पूरे कोरोना क्राइसिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगता है कि उन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार गिरा दी, कोई सवाल नहीं पूछा जाता। उत्तराखंड में एक मुख्यमंत्री बदल जाता है, कहीं कोई चर्चा नहीं होती। अगर इस देश में एक 18 साल की लड़की के ट्वीट से सरकार हिल जाती है, डरपोक तंत्र क्यों कहते हैं? डरपोक तंत्र इसलिए कि एक ट्वीट से सरकार डरने लगती है, एक दिशा रवि से सरकार डरने लगती है। सरकार या तो डर रही है या डरा रही है, दो ही मोड में सरकार काम कर रही है। अगर देश के सामाजिक ढांचे को फेवर में है, उस ताने बाने को कोई बिखेरना चाहेगा तो सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो कौन करेगा? जीएसटी। मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया, मैं कुछ कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं देश के सामाजिक ताने बाने को बिखेरने की, उधेड़ने की कोई कोशिश करेगा, लोगों को भड़काएगा, गुमराह करेगा, तो सरकार क्या कार्रवाई नहीं करेगी? हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे? कार्रवाई करती है। क्या कार्रवाई करी बता रहा हूं। ताने बाने को बिखेरने वाले लोगों को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। क्या आदित्यनाथ शांति का पाठ पढ़ाते हुए मुख्यमंत्री बने? एक भाषण दिखा दीजिए शांति का पाठ पढ़ाते हुए। क्या अमित शाह ने नहीं कहा कि हमारे 35 लाख से 50 लाख लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप हैं जिसमें हम डराने वाले मैसेजेस भेज सकते हैं? अगर कोई फेक न्यूज को अपनी राजनीतिक प्रचार का आधार बना दे और कहे
कि हमारे एक मुंह में कभी गाली हो सकती है, हाथ में डंडा हो सकता है, और गाली और डंडा के साथ साथ जब हम चाहें तो अपनी बात बनाने के लिए जय श्री राम का नारा भी इस्तेमाल करेंगे। ये कैसे लोग हैं? कभी तो विदेशी तय करेंगे हम प्रजातंत्र हैं कि नहीं? विदेशी तय करेंगे क्या? देने वाले लोग उसी समय फिर करके गाली भी देने लगते हैं। नहीं, विदेशी एजेंसी तय करेंगे कि हम लोकतंत्र हैं कि नहीं। जीएसटी, हम लोकतंत्र हैं क्योंकि यहाँ की बुनियाद में लोकतंत्र है। ये डरपोक तंत्र बनाते जा रहे हैं और दुनिया इसे देख रही है, तो दुनिया उसके आधार पर अपनी कमेंट्री कर रही है। ये दुनिया भर में प्रधानमंत्री महान है का नारा लेते हुए गए थे, और आज हालत ये है, चाहे आप यूएस ले लीजिए, चाहे आप स्वीडन ले लीजिए, चाहे आप नॉर्वे ले लीजिए, चाहे आप प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ले लीजिए, चाहे वीमेन सेफ्टी इंडेक्स ले लीजिए, हंगर इंडेक्स ले लीजिए, करप्शन इंडेक्स ले लीजिए, कोई भी ऐसा इंडेक्स जहां पे भारत को ऊपर होना चाहिए था, बेहतरीन राष्ट्रों में होना चाहिए था, वहां हम फिसलते जा रहे हैं। लेकिन एक बड़ा तबका मोदी जी महान है की डफली बजा रहा है। महेश वर्मा, रिस्पॉन्ड कीजिए। गंभीर आरोप लगा रहे हैं जीएसटी। आप समझ गए हैं, आप चर्चा में अभी जुड़े, आप समझ गए हैं हम चर्चा क्या कर रहे हैं। क्या हम डर तंत्र बनते जा रहे हैं लोकतंत्र के बजाय? सबसे पहले तो संदीप भाई आज की माफी चाहूंगा, थोड़ा मैं ट्रैफिक में फंस गया था। लेकिन देखिए, घनश्याम जी या कोई भी हमारे पैनलिस्ट कोई भी बात हमारे ऊपर आरोप लगाए, आलोचना करें, हम एक दूसरे की आलोचना भी करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ आरोप भी लगाते हैं, ये चलेगा। लेकिन सवाल है कि पाकिस्तान का कभी पूर्व गृह मंत्री रहमान अगर ये कहते हों कि जो इस देश में भारत का लोकतंत्र अगर वो तय करता हो, कभी 2019 का उस बयान को देखिए। उसके बाद डॉन पेपर में एक आर्टिकल पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, पाकिस्तान की तो बात ही नहीं हो रही, वीडम की बात हो रही है, ये स्वीडन की। मैं फ्रीडम की ही बात कर रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा था। हाँ। अगर आप मुझे थोड़ा समय देंगे, बिल्कुल लीजिए ना, मैं उसी पे आ रहा हूँ। एक एनजीओ होता है, वो उठ के कहता है कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। तो ये हमारे लिए, सुप्रिया मैं आ रहा हूँ एक एक करके, हम आपस में कुछ भी कर रहे हैं। हम आपस में, आशुतोष जी हमें गाली दे, हम आशुतोष जी को कुछ भला बुरा कहें, घनश्याम हमें गाली दे, हम उनको ये कहें, सुप्रिया सिंह ने कुछ कहें, हम कुछ कहें। लेकिन सवाल है कि तीसरा कौन है? ये है कौन? ये काहे के लिए? ये भारत के लोकतंत्र को ये तय करेगा क्या? भारत का लोकतंत्र इतना कमजोर हो गया है क्या? श्रीमती गांधी जो इस लोकतंत्र को नीतियां मेट नहीं कर सकी, वो क्या आज की डेट में उस लोकतंत्र को आप नहीं तो विदेशी एजेंसियों को हमें अहमियत ना दें, आप ये कह रहे हैं महेश। तो फिर ये मूडीज देश का रेटिंग अच्छी कर देती है, या स्टैंडर्ड एंड पुअर कर देता है, या फिच कुछ कह देता है, तो अब तो हम बड़े गाजे बाजे के साथ तालियां पीटते हैं कि देखिए दुनिया क्या कह रही है भारत के बारे में, हम कितनी बड़ी आर्थिक ताकत बन रहे हैं। अगर हमारे लोकतंत्र, हमारे ढांचे पर कोई सवाल उठाता है, उसे क्यों ना गंभीरता से लिया जाए। सुनो, एक जहीर खान हमारे बहुत तेज गेंदबाज, उससे कभी किसी ने पूछा, और किसी और ने नहीं पूछा, लंदन में किसी रिपोर्टर ने पूछा कि बाला साहब ठाकरे जो है मुसलमानों के अगेंस्ट जो है बहुत वहाँ आग उगलते हैं, आपका क्या कहना है? कहना आप होते कौन है ये हमसे सवाल करने वाले? कुछ नहीं करते हैं। बोले कि आप गलत कह रहे हैं, बाला साहब ठाकरे मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं। बोले कुछ नहीं बोलते हैं, आप गलत बोलते हैं। सवाल है कि जहाँ देश की साख भट्टे पे लग रही है, राहुल गांधी कोई पहली बार ऐसा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली जो है रेप कैपिटल है, कभी जाके जर्मनी में अनाप शनाप बोल देना, कभी जब चाइना में डोकलाम और नाथू दर्रे पे हम जो हमारी सेना आमना सामना कर रही थी, लड़ रही थी, राहुल गांधी का जिस तरह का बयान आया कितना हास्यास्पद था। क्या कोई देशभक्त नागरिक, कोई भी देशभक्त नागरिक इस तरह का? हाँ, वही देशभक्त कौन है और देश विरोधी कौन है, अब ये सरकारें तय करने लगी है ना। और आजकल देशभक्ति और देश विरोधी ताकतों में यकायक इजाफा हो गया। नहीं, इसको करेक्ट कर लीजिए। देश नहीं, इस देश का नागरिक तय कर रहा है। अच्छा, देश का नागरिक तय कर रहा है, तभी देशद्रोह के मुकदमे यकायक बहुत तेजी से दर्ज होने लगे। जो सुप्रिया कह रही थी, पत्रकार कुछ सवाल पूछ ले, तीखे सवाल पूछ ले, कोई रिपोर्ट उजागर कर दे, कहीं पर कोई एक्सपोजे कर दे, तो उस पर सेडिशन के चार्ज लग जाते हैं। ये न्यू नॉर्मल है। किसकी बात आप कर रहे हैं? किनकी बात कर रहे हैं? एक नाम हो तो बताऊं ना मैं, एक नाम हो तो बताऊं। विरोधी तत्वों के साथ मिलकर इस देश में अशांति फैलाना चाहते हैं, जो पत्रकार के नाम पर जो है प्रशांत कनौजिया से लेकर मनदीप पूनिया से लेकर सुप्रिया से लेकर कितने लोग हैं, कितनों के नाम बताऊं मैं आपको?
प्रशांत कनौजिया तो ध्यान आप दोहराइए है, किनका- मनदीप पूनिया ध्यान है। आप मनदीप पूनिया की बात कर रहे हैं, शांतनु की बात कर रहे हैं, ये कम्युनिस्ट कैडर के लोग हैं, आपको मालूम नहीं है? अच्छा, शांतनु की उत्तर प्रदेश में जो गिरफ्तारी की, आप जो माँ बहन की गालियां बक रहा था मुख्यमंत्री की, वो छोड़ दीजिए। आज मुद्दा ये है संदीप भाई कि आप ये पूछना चाह रहे हैं कि इस देश में एक फ्रीडम एनजीओ के बयान के बाद राहुल गांधी जैसा नेता, जिस व्यक्ति की मानसिकता ऐसी ना हो, जो व्यक्ति यहाँ, उसको देश प्रेम से क्या लेना देना है, यहाँ के लोकतंत्र को उसकी क्या समझ है? तो अच्छा एक चीज और बताता हूं, वीडम की रिपोर्ट को छोड़िए, एक सेकेंड महेश, के लोकतंत्र पे वीडम की रिपोर्ट को छोड़िए, फ्रीडम हाउस का भी जवाब दे चुके हैं देश रत्न निगम, और हमारे सूचना प्रसारण मंत्रालय ने भी उस रिपोर्ट को खारिज किया है। मैं एक दो रिपोर्ट और आपको बताना चाहूंगा। पिछले साल मार्च में रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, उसमें दुनिया में जो वर्स्ट डिजिटल प्रेडेटर्स होते हैं ना, कि क्या हो रहा है सोशल मीडिया पर, उसको किस तरह से काबू किया जाए, तो चीन, रूस, ईरान और सऊदी अरेबिया के साथ भारत को जोड़ दिया गया। फिर अमेरिकी सरकार की, एक मिनट सुनिए, अमेरिकी सरकार की अप्रैल में एक रिपोर्ट आती है, रिलीजियस फ्रीडम मॉनिटर, और उन्होंने क्या रेकमेंड किया कि ये कुछ देश हैं, इन पर खास तवज्जो देनी पड़ेगी। इसमें चीन, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, सऊदी अरेबिया और रूस थे, कि यहां पर धार्मिक आजादी तार तार हो रही है। और ये पता है, ये अप्रैल फरवरी के 2 महीने बाद था। अप्रैल में भी डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे, और ये अमेरिकी सरकार की रिपोर्ट है। फरवरी में मोटेरा में नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम हो रहा था 1.25 लाख लोगों के आगे, उनकी सरकार की रिपोर्ट है। इसको भी नजरअंदाज कर दें? पता नहीं आप संदीप जी, आपका बहस का मुद्दा है वो यही है कि क्या अगर कोई आदमी, कोई ऐसा एनजीओ या कोई ऐसी संस्था या ऑर्गेनाइजेशन भारत के बारे में इस तरह की टिप्पणी करे, देश में लोकतंत्र स्वस्थ है ना, आप ये कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि हमें इस तरह की टिप्पणी का विरोध करना चाहिए या समर्थन करना चाहिए? अच्छा, विरोध करना चाहिए, आप ये कह रहे हैं। इसको गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। होने के नाते, भारतीय होने के नाते हमें इसका विरोध करना चाहिए। ऐसी मानसिकता नहीं है उनकी मानसिकता। मैं तो आज इस बात के लिए ये तय है कि आपके दर्शकों को ये पता चलना चाहिए कि वो इस देश के नागरिक के होने के नाते क्या और राहुल गांधी की तरह ही इस चीज का विरोध समर्थन करते कि ये ठीक है, ठीक है। आशुतोष स्क्रीन पर, आशुतोष, भारतीय नागरिक होने के नाते इस रिपोर्ट की हमें निंदा करनी चाहिए बजाय इसका समर्थन या इस पर चर्चा करने की? संदीप, सबसे पहले तो मैं महेश वर्मा जी को बताना चाहता हूं, मैं किसी को गाली नहीं देता। ये भारतीय जनता पार्टी की भाषा हो सकती है, संघ परिवार की भाषा हो सकती है, आशुतोष की भाषा नहीं है। मैं आलोचना करता हूं, इसलिए महेश वर्मा जी को अपने शब्द पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि अगर कोई इनकी आलोचना कर दे तो इनको लगता है कोई गाली दे रहा है। दूसरी बात, आज ये चीज, जो चीज स्वयं सिद्ध है उसको सिद्ध करने की जरूरत क्या? हमको वीडम के पास जाने की जरूरत क्या है? हमको फ्रीडम हाउस के पास जाने की जरूरत क्या है? क्या हम इस देश के अंदर महसूस नहीं कर रहे क्या कि 2014 के बाद से कितने बदलाव आए, कितने बदलाव नहीं आए हैं? क्या आज की तारीख, क्या कभी हिंदुस्तान के प्रेस के बारे में इस तरीके की बातें कभी की गई इस देश के अंदर? अरुण शौरी जो भारत के कैबिनेट मिनिस्टर रहे, अटल बिहारी वाजपेयी की कैबिनेट में रहे, लंबे समय तक अटल बिहारी वाजपेयी के साथ रहे, बीजेपी में रहे, आरएसएस के एक बड़े भारी पैरोकार रहे हैं, वो क्या कहते हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में? आप उसको मुझे बताने की जरूरत है क्या कि हम फ्रीडम के पास क्यों जा रहे हैं? हम डिसएन्चांटेड हैं। वो चाहते थे देश का वित्त मंत्री बनना, वो नरेंद्र मोदी की सबसे ज्यादा पैरवी करते थे, वित्त मंत्रालय नहीं मिला तो किसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला हाल है क्या अरुण शौरी का? और संदीप जी, मुझे आपको ये बताने की जरूरत है क्या कि इस देश के अंदर प्रेस कितना स्वतंत्र है? क्या मुझे आपको बताने की जरूरत है इस देश के अंदर टेलीविजन चैनल्स का हाल क्या है? क्या मुझे आपको बताने की जरूरत है क्या कि अगर आप जैसा पत्रकार या कुछ लोग अगर आज वो देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर कोई बात कहते हैं तो उनकी नौकरी पर खतरा नहीं पड़ जाता है क्या? ये बताने की जरूरत है क्या? क्या इस देश के अंदर जहां कहीं भी राजनीतिक चुनाव होते हैं वहां के जो विपक्षी नेता हैं, सरकार के जो नेता हैं, जो सरकार से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, उनके घरों पे छापे नहीं पड़ते हैं क्या? क्या वो फारूक अब्दुल्ला के अगर छापे नहीं पड़े? क्या वो डीके शिव कुमार के यहाँ छापे नहीं पड़े? क्या वो अहमद पटेल के यहाँ छापे नहीं पड़े?
क्या वो अखिलेश यादव के यहां छापे नहीं पड़े? क्या वो मायावती के यहां छापे नहीं पड़े? आप यू टेक अ नेम, आई टेल यू। और हर तो आप भी तो अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म चला रहे हैं ना, कौन रोक रहा है? कब तक चलेगा मुझे नहीं मालूम। आप सरकार की आलोचना करते हैं, बखियां उधेड़ते हैं सरकारी नीतियों की। मैं संदीप जी, कब तक चलेगा मुझे नहीं मालूम। मुझे मालूम है कि क्या हश्र होने वाला, क्योंकि जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट कहती है न्यूट्रलाइज करिए जो सरकार की आलोचना करते हैं। जब इस देश के कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास कोई काम नहीं है, सिर्फ यह काम है कि इस देश के मीडिया के लोगों को कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए जो सरकार की आलोचना करते हैं। उनकी बाकायदा कोडिंग की जा रही है कि भाई ब्लैक ग्रीन व्हाइट कर दीजिए, ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं। आपने कभी सुना था इस तरीके की बातें? कभी तो मैंने तो नहीं सुना। मैं भी इस जर्नलिज्म में काफी समय से हूं, और आपने तो मेरे साथ काम किया है। आप बता दीजिए कि किस वक्त मनमोहन सिंह की तीखी आलोचना नहीं की गई थी, कब अटल बिहारी वाजपेयी की तीखी आलोचना नहीं की गई थी, कब नरसिम्हा राव की तीखी आलोचना नहीं की। तो आलोचना आज भी हो रही है। आज आलोचना से इतना डर क्यों लगता है आपको? क्यों एम्बेडेड जर्नलिस्ट चाहिए? आज हमारे बीच में ऐसे पत्रकार हैं जिनके नाम लेने पर मुझे शर्म आती है कि वो सरकारों के साथ बैठकर ये तय करते हैं कि कौन कौन से पत्रकारों को न्यूट्रलाइज करना है, कौन कौन से पत्रकारों की नौकरियां जानी है, और जिन जिन लोगों ने हिमाकत की आज उनको नौकरी नहीं मिल रही है। ये पहले तो कभी नहीं होता था। अटल बिहारी वाजपेयी के समय मैं भी था, मैं भी बीजेपी की आलोचना करता था। मुझे तो कभी आप जैसे लोगों को कभी इस बात का डर लगा क्या? मुझे तो आज भी डर नहीं लगता। इसलिए मुझे आज भी डर नहीं लगता। आपकी बातें, क्योंकि आपका तजुर्बा मुझसे ज्यादा है, क्या आप मेरे मन में भी शंका डाल रहे हैं? हम तो सीधे सवाल पूछते हैं, आज तक पूछते आए हैं। मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं कि जब तक चल रहा है चलने दीजिए, बस। इसके बाद मैं कुछ नहीं बोलूंगा। देश रत्न रहिए चीजों क्या। एक सेकंड, देश रत्न निगम जो बात आशुतोष कह रहे हैं, ये रिलीजियस, ये जो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स है, इसमें 180 देशों की प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी इस पे मापा जाता है, और इसमें भारत 180 देशों में 142वें नंबर पर आ गया है। और इसमें खास जिक्र किया जाता है कि 5 अगस्त 2019 को जब 370 हटाई गई, उसके बाद जहां आजादी मिलनी थी कश्मीर को, वहां पर लॉकडाउन हो गया, लोग घरों के अंदर ही डाल दिए गए। स्टेट रोल आर्मीज का जिक्र किया जा रहा है, और वेपन ऑफ डिसइंफॉर्मेशन, यानी कि गलत जानकारी को औजार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है भारत में। आपकी टिप्पणी? देखिए संदीप जी, सोशल मीडिया रहा वो एकदम अनरेगुलेटेड था, उस पर कोई कंट्रोल नहीं था। और आपने खुद बोला उसमें अगर गलत बयानी और गलत संदेश या इंफॉर्मेशन जा रही है तो किसी ना किसी तरीके के कानून की जरूरत है। वो किसी भी तरफ हो, मैं इस विषय पे नहीं जाता हूँ। पहले तो स्वनियंत्रण की जरूरत थी। स्वनियंत्रण जब काम नहीं करता है तो बाहर से उसको नियंत्रण करने की कोशिश की जाती है। नियंत्रण उस तरह का होता है संसदीय प्रक्रिया द्वारा, किसी कानून के द्वारा पास करके। इसीलिए कोड आया आपका सोशल मीडिया पे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसने किसको ट्रोल किया या किस पार्टी ने किस पार्टी को बोला। और कानून की का जब प्रशासन होता है, रूल ऑफ लॉ होता है, तो हर तरीके के बिहेवियर पर आपके कोई ना कोई कानून या एक विधि होती है और उसके संगत ही कार्य होता है। तो ये कोई नई बात नहीं। ऑस्ट्रेलिया में भी देखिए इस तरह का लॉ आया है जो कि बहुत अच्छा, मतलब हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। भर में ये दुनिया हमें किस निगाह से देखती है? आज की तारीख में ग्लोबल वर्ल्ड में एक ग्लोबल विलेज है ना, देखिए दूसरे क्या सोचते हैं हमारे बारे में, उसकी भी अहमियत होती है देश रत्न। मुझे हाँ जी, देखिए बहुत जरूरी ये है कि विश्व में एक नई व्यवस्था उभर के आ रही जिसमें भारत बहुत तेजी पर उभर रहा है। चाहे वो वैक्सीनेशन को लेके हो, चाहे आपको चाइना को माकूल जवाब देने का हो, और या आप पैंडेमिक में वक्त में देखें किस तरह से भारत ने पैंडेमिक का देखा और उसका रख रखाव किया और किस हिसाब से भारत तेजी से अर्थव्यवस्था को अपनी बाहर, तो नया ऑर्डर जो बन रहा है उसमें भारत की पोजीशन बहुत ऊपर है। ये कुछ देशों को पसंद नहीं आ रहा है, कुछ एनजीओ को पसंद नहीं आ रहा, उसको पसंद नहीं आ रहा है जिस तरह से भारत में अंदाजा, अमेरिका को भी पसंद नहीं आ रहा। मैं बहुत सारी रिपोर्ट्स का तो उनका जिक्र किया है, जब डोनाल्ड ट्रंप जो देश के सबसे बड़े मित्र थे उनकी सरकार थी, उनकी सरकार द्वारा फंडेड फ्रीडम हाउस क्या कहता है, उनकी सरकार द्वारा फंडेड रिलीजियस मॉनिटर फ्रीडम मॉनिटर क्या कहता है, मैं उनका भी जिक्र कर रहा हूं।
जी जी, मैं वही कह रहा हूँ। देखिए, ट्रम्प जी के बारे में जो भी बोला जाए वो ये, उनको अपनी सरकार पे खुद कंट्रोल नहीं था। रोज किसी को निकालते थे, किसी को लाते थे, कोई उनके खिलाफ बोलता था। सारी एजेंसियां एक दूसरे के विरोध में काम कर रही थी। तो वहां का वो एडमिनिस्ट्रेशन का देखिए उदाहरण ना ही दिया जाए तो अच्छा है। और वो वहां की जनता ने बदल दिया, वहां की जनता ने सुप्रिया उनको बदल रिस्पॉन्ड दिया। करना चाह रही है। एक सेकंड देश रत्न जी, देखिए, सुप्रिया मैं रिस्पॉन्ड कर रही है। बड़ा सुप्रिया आप स्क्रीन पर। एक सेकेंड संदीप जी, मैं सबसे पहले तो आरएसएस प्रवक्ता की एक बात का जवाब देना चाहती हूं कि अगर सब कुछ इतना खराब था अमेरिका में, तो क्यों जाके हमारे प्रधानमंत्री जी वहां पर ट्रंप जी का प्रचार करते हुए कह रहे थे अब की बार ट्रंप सरकार। पहले तो इस बात का जवाब दे दीजिए। और पता नहीं निगम जी को पता है कि नहीं, कुछ माकूल नहीं है चीन में। अमेरिकन कमांडर ने बड़े साफ तौर से कहा है, और जो सैटेलाइट इमेजरी है वो भी आ गई है, कई चैनल्स ने दिखाई है कि पीएलए जस का तस बना हुआ है। कहा गया डेप्सांग और हॉट स्प्रिंग्स और गलवान वैली खाली कराने का वादा, क्यों नहीं उस पर देश की सरकार कुछ जवाब देती है? नहीं, अभी हम अपने प्रजातंत्र, हमारा प्रजातंत्र मजबूत है कि कमजोर हो रहा है, सवाल वहां है। सुप्रिया, 8% से संकुचित होगी इकोनॉमी। कौन सी बढ़िया इकोनॉमी की बात निगम जी कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूं। नहीं, अभी हम प्रजातंत्र की बात कर रहे क्या हैं। पूछ रहे थे आप? क्या भारत में लोकतंत्र नहीं है? सवाल यह है, कुछ लोगों की कुंठाएं, कुछ एनजीओ जिनको भारत का विकास मैं बिल्कुल हजम नहीं हो रहा, उनके प्रोपेगेंडा में फंस जाएं क्या हम? वो ये पूछ रहे हैं आपसे। अब निगम जी भारत के विकास की बात कर रहे हैं। भारत 5th फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी से लेके 164 स्लोएस्ट इकोनॉमी में पहुंच गया है। हमसे कोई ईर्ष्या नहीं कर रहा है निगम जी, हम पर लोग अभी तरस दिखा रहे हैं। हमारे यहां एक बात सुन लीजिए, जब प्रधानमंत्री जी खड़े होकर कहते हैं ना मैं एक फोन कॉल दूर हूं, और कश्मीर में ही नहीं हरियाणा में भी इंटरनेट बैन कर देते हैं। हम इंटरनेट बैन करने में विश्व की कैपिटल बन चुके हैं। प्रधानमंत्री जी ने लॉ बदल दिया, लेकिन सबसे ज्यादा फेक न्यूज तो उन्हीं की आईटी सेल चलाती है। उसके बारे में कार्रवाई करिएगा अमित मालवीय को गिरफ्तार, जिन्होंने आजादी के महानायकों के खिलाफ तक दुष्प्रचार किया है। किस तरह की बातें करते हैं आप? प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं जो खुलेआम औरतों को रेप और हत्या की धमकियां देते हैं। किस तरह की ये प्रजातंत्र है? इस प्रजातंत्र को बनाने के लिए आपने नए कानून बनाए, थोड़ी शर्म कीजिए। कोरोना काल में जब लोग मर रहे थे, जब सैकड़ों लोग पैदल चल रहे थे सड़क पर, तब ये सरकार बैठकर ऐसे कानून बना रही थी कि कैसे नैरेटिव बदला जाए, कैसे मीडिया को कंट्रोल किया जाए। रनिंग आउट ऑफ टाइम सुप्रिया। महेश वर्मा, गंभीर आरोप आपकी सरकार पर लग रहे हैं, क्विक रिस्पॉन्स। देखिए, अगर ये इसके आड़ में इस तरह की बात करने की अगर ये जरूरत समझ रही है, और कांग्रेस एक कद्दावर नेता का इस तरह का बयान आ रहा है, तो इससे शर्मसार करने वाली कोई बात इस देश के वासियों के लिए कुछ भी नहीं है। दूसरा कि आशुतोष जी जो है, अगर इस पैनल पे बैठ के पत्रकारों को सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, और आपके पहुंच रहा है, आप इनके साथ काम किए हैं, इस तरह की बातों की जरूरत नहीं है। इसके आड़ में इस तरह की चीजों को अपने आप को स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। ये देश जो है, आशुतोष रिस्पॉन्ड करेंगे। 30 सेकेंड्स। आशुतोष, बिल्कुल वक्त खत्म हो रहा है, 30 सेकेंड्स। नहीं, कोई रिस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं। महेश जी की बातों का वो खुद महेश, क्योंकि इनका जो संगठन है वो किस पे चलता है? एक चालक अनुवर्तित्व, यानी एक बार नेता ने कह दिया उसके बाद से पूछना नहीं, सूचना के आगे सोचना नहीं। जहां ये बात है वहां लोकतंत्र की बात करते क्यों है? वो विचारधारा पूरे देश के ऊपर थोपना चाहते हैं, उस विचारधारा में लोकतंत्र है ही नहीं। जीएसटी, लास्ट कमेंट। देखिए, मैं ये कहूंगा कि जब आपका दर्शक देख रहा है, रिपोर्ट कहीं भी हो, लेकिन अगर दर्शक को लगता है उसके रोजमर्रा के मुद्दे टीवी पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, उसके रोजमर्रा के मुद्दों को लेकर के न सरकार कोई जवाब दे रही है, न सरकार से सवाल पूछा जा रहा है, और जो लोग उन मुद्दों पर कोई आंदोलन करते हैं उन्हें या तो जेल में ठूस दिया जाता है या बदनाम किया जाता है, तो अमूमन उसको समझना चाहिए कि लोकतंत्र खतरे में आ रहा है। अगर सरकारें ऐसे ही बदल जाती हैं कि एमएलए की दिन रात खरीद फरोख्त हो, और गोवा जैसी जगह पर जहां पर कांग्रेस के 17 एमएलए थे, आज उनके 5 एमएलए रह गए, क्यों? खरीद फरोख्त है। ऐसे जब ऐसा माहौल होने लगे कि कोई भी कैसे भी खरीद सके, तो इस चुनाव का क्या फायदा जब आपको पता है कि तो ये अपने आप में गंभीर सवाल है, और इसीलिए आज हमने चर्चा की। हम चर्चा करते हैं, बहस नहीं करते, एक दूसरे पर लानत मलानत नहीं बरसाते हैं। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और रहेंगे भी, लेकिन अगर कुछ कुरीतियां आती हैं, कोई सवाल उठा रहा है, तो हमारे अंदर इतना दम है, इतना मादा है
हम अपने गिरेबान में झांक भी सकते हैं। आज हमने झांकने की भी कोशिश की है और इसी तरह की चर्चाओं से लोकतंत्र और मजबूत होगा, इसी उम्मीद के साथ नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।